अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमेरिका की जानिब से ईरान पर बड़े हमले के दावे के बाद आज की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो आज हमलों में काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से राह हमवार होती जा रही है, कुछ ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस सारे प्रोसेस में ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई जा सके। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कह रहे हैं, इस सारे मामले को हम रिपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ सियासी सिचुएशन पर। हमजा शहबाज इस वक्त जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वफाक में ये बताया जा रहा है कि उनको कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए कितना मददगार साबित हो सकेगा, क्या सूरत हाल बनेगी, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं उनको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आला मयार की लिथियम दरियाफ्त हुई है, इस हवाले से खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगी और प्रोडक्शन के हवाले से भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है और लिथियम बैटरियों की कीमतें भी शायद डिक्लाइन कर सकती हैं। इस सारे मामले को प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अब हमलों का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले 13 रोज़। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है, क्योंकि कुछ ममालिक जो हैं मुज़ाकरात के हवाले से भी कोशिशें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जंगबंदी वाले मामले की तरफ बढ़ा जा सके। और इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब। एक तरफ अमरीकी सदर धमकियां दे रहे हैं कि हमले जो हैं वो तेज़ कर दिए जाएंगे, फिर उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अभी इस पर मुमकिन कोई फैसला नहीं किया गया। अब हमलों की शिद्दत में कुछ हद तक कमी देखी गई है आज हफ्ते के रोज़। क्या समझते हैं, क्योंकि ओमान और कतर भी कोशिश कर रहे हैं कि जंगबंदी की तरफ दोनों ममालिक को लेकर जाया जा सके। क्या लगता है आपको मशरिक़ वस्ता में क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए। मेरे ख्याल में जो हालात हैं वो यकीनन एक हौलनाक और बेकाबू जंग के दहाने की तरफ तो इंडिकेशन कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमरीकी लीडरशिप है वो और सहूनी सोच जो है वो कभी भी मुसलमानों के बिलखुसूस और ईरान के बिलअमूम फ़ायदे की कभी भी बात नहीं सोचेंगे। बदकिस्मती ये है कि यूएसए में वो लीडरशिप है जो 6 दफा बैंकरप्सी का जाती तौर पर मुजाहरा कर चुकी है, और उनके लिए ये एक 7th बैंकरप्सी ही होनी चाहिए अगर वो बसीरत से काम ले। जो जंग है, देखिए, ऐसी कशीदगी का बढ़ना जो कि किसी भी मुल्क के शहरियों के असासों के लिए, मुल्क के कौमी असासों के लिए या मुआशी मफादात, बल्कि वो इंडिविजुअल हों या मुल्की मफादात हों, उनके लिए जब खतरा बढ़ता है तो किसी के मफाद में नहीं होता। अब जंग जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो जिद की है, अदले बदले की जंग हो रही है। लीडरशिप को, अमरीकी लीडरशिप को गलत मशवरे पहले भी दिए गए और अभी भी चंद लोगों की कैबिनेट की वजह से गलत मशवरे दिए जा रहे हैं जो कि दुनिया की मुईशत के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पहली दफा इस जंग में अरब रियासतें जो हैं अब उनकी तरफ से भी ईरान पर हमलों का आगाज हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि बराह रास्त अब ये जंग वसी होकर अरब ममालिक भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ये मामला किसी तो रुक जाएगा? देखिए, इसकी बैकग्राउंड तो आप समझे ना कि सऊदी जो खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब या यूएई है, वो ईरान के बारे में मनफी सोच रखते हैं। यही सोच उनके शहरियों की भी है, और ये एहसासात जो उनके खिलाफ हैं या उनके बारे में वो रखते हैं, वो तारीखी रकाबत हो सकती है, सलामती के खदशात हो सकते हैं, जोग्राफियाई सियासत का रोल हो सकता है, या जोग्राफियाई मुसाबकत की वजह से भी हो सकता है। लेकिन पस मंजर में एक गहरा अदम इत्मीनान है जो कि इस दुश्मनी की वजह है। लेकिन इस हसद और बर्तरी की कशमकश का मजर अगर आप इस बराह रास्त हमलों की सूरत में करेंगे तो ये अरबी मुल्कों को ख्याल करना चाहिए कि खित्ते में तवाजुन, ताकत का तवाजुन बदल चुका है। अगर वो इसका इदराक नहीं करेंगे, इस हकीकत को नहीं समझेंगे कि मुसलसल दबाव के बावजूद ईरान की जो मुज़ाहमत थी उसकी सलाहियत ने तमाम सोचों को एक नई राह दी है, तो अगर तो वो इस जंग में बराह रास्त जाएंगे तो इसकी हौलनाकी में इजाफा होगा, उनके लिए मुआशी नुकसान होगा जिसको वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। लेकिन मलिक साहब, आपने जो बात की उस पर आप देखें कि सऊदी अरब ने तो अब तक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है और उसने ईरान के साथ कोई भी ना जारहियत की है और ना ही उसे मुख्तलिफ हमलों के बावजूद कोई उस तरह का जवाब दिया है। लेकिन ये सारा मामला आप इस तनाजुर में भी देखें कि जो ईरान की तरफ से अब खलीजी रियासत के शहरियों को
ये तंबीह की गई है कि जहाँ पे खुफिया तौर पे भी अगर अमरीकी फ़ौजी रहाश पजीर हैं तो खलीजी रियासतों के शहरी उससे 500 मीटर दूर रहें। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान क्या अब इन खलीजी रियासतों में हमलों को तेज़ करने वाला है? बिल्कुल तेज करेगा। और देखिए, आप इस बात को ये समझें कि जो ईरान हमले कर रहा है, बेसिकली जितनी भी आप अगर टारगेटिंग फिलॉसफी देखें तो उससे सबसे पहले उन जगहों पे टारगेट किए जहां पे अमेरिकन असासे थे, अमेरिकन शहरी थे या अमेरिकन हमदर्द थे। अगर यही बात जब लेबनान में और जब गजा में आती है तो वहां तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। वहां तो वो एक एक फ्लैट में जाके, एक एक ईरान के अंदर भी जाके एक एक टारगेट ऐसा करते हैं जो कि मुसलमानों का हामी होता है या ईरान का हामी होता है। और यही चीज ईरान ने उनसे सीख के दूसरे मुल्कों में की है। क्या ये अरबों के लिए सोचने की बात नहीं है कि इतना ज्यादा असरा लेने के बावजूद, इतनी अस्करी ताकत लेने के बावजूद, अगर ये उनकी सेफ्टी नहीं हो रही तो क्या ये उनके हक में है? क्या इसको उनको रिव्यू नहीं करना चाहिए कि वो जो उनके गार्डियन है क्या उनको गार्ड कर सकेंगे? अच्छा सर, यहाँ सवाल ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वजीरों और बशीरों से मीटिंग की, उसमें ईरान पे बड़े हमलों की बात भी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला जो है फौरी तौर पे नहीं किया। तो ईरान पे हमलों के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप आप समझते हैं कि अभी तक किसी मखमसे का शिकार हैं? बिल्कुल मखमसे का शिकार है। देखिए, अगर आप दानिशमंदाना लिहाज से देखते हैं तो दानिशमंदाना रास्ता सिफारती, इलाकाई मफाहमत और बदलते हुए जगराफियाई हकायक का हकीकत पसंदाना जायजा लेने की तरगीब देता है। अब एक दफा ट्रंप ने गलती की, नेतन्याहू के कहने पे हमला किया और ये सोचा कि शायद लीडरशिप फौरन चेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पे कब्जा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा मखमसा है, जो सबसे बड़ा अलमिया है, जिसके ऊपर अब डिवाइडेड सोच आ रही है उनकी कैबिनेट में, वो ये है कि क्या खाड़ के ऊपर जमीनी हमला किया जाए या एहतियात की जाए। ये आपको पता है कि जब इन्होंने वियतनाम में हमला किया था, अफगानिस्तान में किया था। वियतनाम में तो 1962 से लेकर 1975 तक ये जुड़े रहे, अफगानिस्तान में कितने सालों जुड़े रहे। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात तस्लीम हमें कर लेनी चाहिए, मैं आपकी तरह तालिब इल्म हूं, कि इस जंग की भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक लॉजिस्टिक प्लानिंग नहीं थी। एक दबाव के अंदर आके हमला किया गया। तो ये बहुत बड़ा मखमसा है। इसकी जाहिर है कोई प्लानिंग नहीं थी और अब ऐसा भी लग रहा है कि सदर ट्रंप भी इस जंग को शुरू करके बहुत पछता रहे हैं और खौफजदा भी बहुत है ईरान से। अभी जो रिपोर्ट हमें मिली है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से लाहक खतरे के सबब खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया कि वो तुर्किया से रवानगी के मौके पर कतर का दिया हुआ नया एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करने की बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदर ट्रंप कितने खौफजदा हैं। देखिए, अगर आप हकायक को देखें तो जितने भी अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं वो एक बुज़दिल लोग हैं। अनलाइक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तरह जो जान हथेली पे लेके चलते हैं, ये सब बुज़दिल लोग हैं। अगर ये फौजी मंसूबा साज जो इस वक्त पेंटागन में बैठे हैं, उन्होंने अगर ये फैसला कर लिया है कि अब हम नेतन्याहू को इस सारी प्लानिंग से दूर रखेंगे, इसराइल को दूर रखेंगे और इस जो चुंगल में ट्रंप इजराइल की और सहूनी सोच की वजह से फंस चुका है, तो यकीनी तौर पर मैं ये देखता हूं कि जल्द अज जल्द ये दोबारा टेबल टॉक्स पे होंगी। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि इसराइल की और सहूनी सोच की ये कोशिश होगी कि मुसलमान आपस में कॉन्फ्लिक्ट पे रहें, मुसलमानों में अमन ना आए। अच्छा सर, यहाँ सवाल ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगरचे चीन और रूस को ईरान को असला फराहम करने से मना किया है और ख़बरदार किया है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन क्या आप ये समझते हैं सर कि किसी बैरूनी मदद के बगैर ईरान इतनी देर तक और इस तरह से जंग जो है वो जारी रख सकता है? और दूसरा ये कि अगर अमेरिका इस ईरान पे बड़ा हमला करता है तो फिर ये दोनों मुल्क क्यों कर खामोश रह सकते हैं? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, किसी तौर पे भी रूस और चाइना किसी तौर पे भी उसकी मदद से बाज नहीं आएंगे। आपको पता है कि सितंबर में रशिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो शायद सितंबर तक कुछ थोड़ी सी एहतियात हो, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत खुल के आप देखेंगे कि ईरान की सपोर्ट में रशिया और आएगा। और चाइना, देखिए उसने एनर्जी का अपना क्राइसिस कंट्रोल किया हुआ है। सुना है कि 5 बिलियन लीटर जो था या मिलियन लीटर जो था उसने अपनी रिक्वायरमेंट कम की है, लेकिन ये कम अरसे के लिए है। अब जो हालात आगे आने वाले हैं,
ईरान को आपने ये स्ट्रेंथ ये दे दी कि पहले उसने बका की जंग लड़ी, आपने उसको इतना ज्यादा हुर्मुज़ की वजह से स्ट्रेंथ किया कि उसने डोमिनेंस की वॉर शुरू कर दी, और अब दोबारा से उसकी बका की जंग है। उसने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं जब तक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करूंगा ये मुझे लिवरेज नहीं देंगे। तो ये ताकतें ईरान के साथ खड़ी रहेंगी कोवर्टली, और ईरान जो है वो अपने म्यूनिशन को स्ट्रेंथन करेगा और अपनी लीडरशिप के ना होते हुए भी इस जंग को जारी रखने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अच्छा सर, आप क्योंकि बतौर एयर मार्शल अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं तो आपका एक ज़ाती तजुर्बा भी है, ये फरमाइएगा कि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन में हौसियों के जो हैं फौजी ठिकाने उन पे फ़िज़ाई हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मिसाइल वहाँ पे दागे जा रहे हैं उसमें क्या गैबी मदद को सऊदी अरब को मिल गई है, और ये क्या ये हमले जंग का दायरा कार है वो वसी तो नहीं कर देंगे? देखिए, गैबी मदद तो नहीं मिल रही। इससे पहले भी एक अलाइड फोर्सेस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने होतियों के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी इसकी बैकग्राउंड है। ये समझना कि ये सिर्फ ईरान की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ट्रिगर जरूर हो रहे हैं, अपनी जाहिर है उनकी एक अलाइनमेंट है, लेकिन अगर ये सफारतकारी और दानिशमंदाना रास्ता ना अपनाया गया तो ये याद रखिए कि ये दुनिया की मईशत के लिए एक हवलनाक पिक्चर सामने आएगी, जिसमें सऊदी अरब का नुकसान भी होगा, लेकिन दुनिया पे ऊपर बहुत असरात आएंगे। तो जो आलमी राय आमा है और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इनको सफारतकारी के टेबल पे लाया जाए और एक वाज़ेह मरबूत हिकमत अमली और सफारतकारी का रास्ता अपनाया जाए। मेरे ख्याल में ये फैलेगा। लेकिन सर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा रखता है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदीया पे किसी भी हमले को या किसी भी जंग को पाकिस्तान की अपनी जंग समझा जाएगा। तो पाकिस्तानी शाहीन क्या सऊदीया के इस तरह के किसी भी अमल में उनके साथ होंगे? पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा? देखिए, ये आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े क्लियर अंदाज में ये कहा कि हौथियों की तरफ से जो हमला हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है और ये लेजिटिमेट नहीं है। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान इस पे जरूर गौर करेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल it is not against Iran, it is against those proxies which are illegitimately threatening the sovereignty of Saudi Arabia and where logically Pakistan can play its role. सर, इस वक्त ज़ाहिर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है अगर देखा जाए ज़मीनी हक़ाइक़ को। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन में हौसीज़ के फ़ौजी ठिकानों को हवाई हमलों का निशाना बनाए जाने के बाद हौसियों ने सऊदी शहर जज़ान पर मिसाइल दागे जिनका निशाना साहली शहर में वाक़ ऑयल रिफाइनरीज थी। इस बारे में बताइएगा कि सऊदीया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दागे के बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिए, फिर हौसियों और सऊदी अरब के इख्तिलाफ़ात और हमले जंग का दायरा वसी नहीं कर देंगे। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अरे, मेरी राय ये है कि जैसे ये वाली बात फैलेगी तो जो गल्फ के दूसरे ममालिक हैं वो ज़रूर इसमें आके सऊदीज़ का भी समझाने की कोशिश करेंगे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर कभी भी जीती नहीं जा सकती। उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको टोन डाउन किया जा सकता है, लेकिन अगर अमेरिका जैसी बहुत बड़ी कुव्वत ईरान के घुटने नहीं टेक सकी तो हौथी जिनके तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मास्टर्स हैं वो, उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? फिजाई हमलों से आप उनके टारगेटेड जो हदफ है हमारे उनको जरूर पकड़ेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली उनके मफाद में नहीं है और अल्टीमेट रिकवरी और सेफ्टी यही है कि इनको इलाकाई ताकतों के साथ बैठ के समझाया जाए और बसीरत का रास्ता दिखाया जाए। अच्छा सर, ये यमनी बागी हैं, हौसी बागी, इनकी तरफ से सर जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए उनको सऊदीया ने नाकाम बना दिया क्योंकि सऊदीया के पास फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। तो क्या वो बागियों के पास तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं, तो क्या आप नहीं समझते कि अगर सऊदीया ने ये हमले जारी रखे तो ज़्यादा नुकसान बागियों का होगा? भी मैंने पहले कहा कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसमें उनका नुकसान होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप को रीग्रुप कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मसला है वो ये है कि उनके जो टारगेट्स बनते हैं वो जो
चैनल बाबुल मंदब का बनता है और जो हमारी एक्सपोर्ट सऊदी अरब की जाती है वो टारगेट होते हैं, तो दुनिया की मईशत और ख़ास तौर पर जो यम्बो से ऑयल की ट्रैफिक निकलेगी वो टारगेट होगी। अब उस टारगेट को भी उन्होंने सलीके के साथ सऊदी अरब ने बैलेंस आउट करना है कि वो। अच्छा, दूसरी एक और बात ज़हन में रखिए कि अभी अमेरिका की वन ऑफ द लिमिटेशंस जो सामने आ रही है वो मिसाइल और वो जो वेपन्स थे उनमें भी कमी आ रही है और उनको रिप्लेनिश करने में भी टाइम लगता है। तो ये वो हकाइक हैं जिसमें सऊदी अरब को आज बड़े दानिशमंदाना तरीके से सोचना पड़ेगा बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ फुल एग्रेसिव स्केल वॉर अगेंस्ट इवन हुसी। लेकिन सर, आप समझते हैं कि बाबुल मंदब जो है उसको बंद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, बंद करना क्या होता है? आप एक थ्रेट देते हैं, आप एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं। आज एक जहाज निकला है आपका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से, एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि कहती है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की हम गार्ड करें, बट उनका जो बहरी बेड़ा है वो कितनी दूर खड़ा है, इतनी दूर खड़ा है कि वो इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, जो सडन और जो सरप्राइज अटैक होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से मेरी सोच ये है कि बाबुल मंदब थ्रेट में रहेगा, डिटेरेंस में रहेगा, और बंद होने से मुराद मेरी यही है कि उसमें जो रुकावटें आएंगी वो दुनिया और दुनिया की सिचुएशन बन रही है। सर, ये भी बताइएगा कि ट्रंप ने कहा है कि अगर सऊदीया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो फिर हम जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। इस पर अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है आपको सऊदी अरब फ्यूचर में अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है अगर अमेरिकी सदर इस किस्म की कंडीशंस रख रहे हैं? मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। पहली मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर आपको याद हो, अभी टर्की में जब ट्रंप साहब गए तो टर्की ने बड़ी दानिशमंदाना तरीके से सफारतकारी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया और F-35 की डील को दोबारा से रिवाइव करवा लिया। सऊदी अरब ने बहुत अच्छे कार्ड खेले, वो बहुत बड़ा हलीफ समझा जाता है इस खित्ते में ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उन्होंने एक ल्यू में ये मांगा कि हमें ये जो न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी है वो दी जाए। पहले दिन अनाउंस होता है। मैंने अभी आप में शुरू में कहा था कि सहूनी सोच और इस्तेमाराती सोच जो यूएस की सोच है वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और रहेंगे। जैसे ही सहूनी सोच का इम्पैक्ट आया, उन्होंने इस अकॉर्ड को इस न्यूक्लियर सिविल डील को बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये रास्ता खुलता है सऊदी अरब के लिए कि अगर अमेरिका उनको ये नहीं देता तो वो दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें, लेकिन इसको छोड़े नहीं। बिकॉज अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं तो आज उनकी जो स्टेटस है एज अ लीडर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वो शैटर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं, और हमने पहले ये भी रिपोर्ट्स देखी कि नेतन्याहू और सदर ट्रंप के अंदर इख्तिलाफात बहुत पैदा हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको इस मुलाकात में क्या हो सकता है, क्या डिस्कस किया जा सकता है? क्योंकि लीबिया की सिचुएशन पर भी और ईरान के मामले पर भी क्या लगता है आपको, क्या स्टांस होगा इन दोनों ममालिक का? इस बारे में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल होगी वो ये होगी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन है उसकी रोशनी में अमेरिकन इसके साथ क्या रिस्पॉन्स करता है वंस ही लैंड्स इन न्यूयॉर्क। वन सेकंड, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब एस्केलेशन ट्रैप में फंसे बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। अब उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और वो स्टेटस या वो रहनुमाई जो बीबी नेतन्याहू कर सकता था वो तो बिल्कुल नहीं है। आप जेडी वेंस को देखें, मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स देखें, वो बड़े क्लियर इंडिकेट करते हैं कि देयर आर डिफरेंसेस एंड दोज डिफरेंसेस आर वाइडनिंग एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज डेफिनेटली रियलाइजिंग। जो ये मुलाकात होगी उसमें नेतन्याहू को समझाया जाएगा कि आप लेबनान के ऊपर जो आप अपना बफर जोन एक्सटेंड करते जा रहे हैं उसको जरूर रिव्यू करें। गजा के ऊपर बिल्कुल वो खुद बात नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। ईरान की जंग में इजराइल को दूर रखा जाएगा और जो कुछ होगा अमेरिका खुद करेगा, या वो एक ट्रैप ऐसा बनाएंगे जिसमें मुस्लिम ममालिक इसमें कूद पड़े। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो आलमी सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब जिस तरह से इस सारे मामला को लेके चल रहे हैं, उस पे आपकी क्या राय? और ख़ास तौर पे जो इंडिया, इसराइल और अफ़गानिस्तान का नेक्सस है और हमारे मुल्क में जो अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अब जो हालात हैं उसमें हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मुबहम नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, हमें हर एक को हम खुश नहीं कर सकते।
हमें बड़ी वाज़ेह और मजबूत हिकमत अमली को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें हम इलाकाई कुव्वतों को ये बावर तो कराएंगे कि हमारा रोल अभी भी दुनिया की पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुनिया को ये भी बावर करवाना पड़ेगा कि हम जो जंग लड़ रहे हैं ये हम अपनी बका के लिए नहीं लड़े। ये जो दहशतगर्दों की पनाहगाह बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, उसके पीछे कौन है, क्या है और उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी लिमिट आज पाकिस्तान के अंदर तो खुदा न खास्ता हैं, लेकिन अगर ये लोग तक़वियत पा गए तो फिर ये बाउंड्रीज नहीं रहेंगी और खुदा न खास्ता दुनिया एक और बहुत बड़े दहशतगर्द खतरे का सामना कर सकती है। बिल्कुल सही। इंटरनल एक्सटर्नल मामला पर बड़ी संजीदगी से इस सारे मामले को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या पीटीआई 5 अगस्त को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर सकेगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, हमजा शहबाज इस वक्त वफाक में बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और हमजा शहबाज का वफाक में मुतहरिक होना किस तरह से नून लीग के लिए मददगार साबित होगा, इस सारे मामले पर इमरान साहब आपसे बात करते हैं। आप ज़ाहिर है इन मामलात को देखते भी हैं और मुझे इस बारे में बताएं कि हमजा शहबाज की एंट्री वफाक में किस तरह से समझते हैं कि नून लीग के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है, इस बारे में बताएँ। देखिए ज़ैनब, बात सीधी सी है कि हमजा शहबाज जो है ना, मेरे नज़दीक वो मुस्लिम लीग नून में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। देखिए कारकुन जो है ना, मुस्लिम लीग नून से मुराद क्या है, इस बात को पहले समझ लें। मुस्लिम लीग नून से मुराद है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। अब उनका कारकुन किसके साथ अटैच है? डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ के साथ। अब मियाँ नवाज शरीफ के बाद कारकुन किसके साथ अटैच है? तो वो दूसरी शख्सियत सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज है। हमजा शहबाज का मामला ये है कि कारकुन उनको अपने दिल के करीब समझता। अब ये अगर हमजा शहबाज मुतहरिक होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको सिर्फ फ़ायदा हो गया, बल्कि उसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन है उसकी वज़ीर आज़म हाउस तक रसाई हो गई। क्योंकि वज़ीर आज़म तो इतने जो है ना मसरूफ़ हैं कि उनके पास तो किसी को मिलने का टाइम नहीं है। अच्छा, अब मियाँ नवाज शरीफ वैसे ही अब लोगों से मिलने से इज्तनाब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स ही नहीं करते। रह गई बात सीएम पंजाब की, तो वो जो हैं उनके हवाले से भी ये आम तासुर यही है कि वो भी लोगों से मुलाकातों के हवाले से थोड़ी कंजूस वाक़या हुई हैं। अच्छा। इवन जो मिनिस्टर्स हैं, सूबाई वज़रा भी, उनकी भी बराह रास्त उस तरह से अपनी चीफ मिनिस्टर तक रसाई नहीं है, बल्कि सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो उनसे ही वज़ीर मिल के अपना काम चला लेते हैं। अच्छा। तो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ हमजा शहबाज की शख्सियत ही एक ऐसी रह जाती है जो वज़रा के लिए, MPs के लिए, कारकुनों के लिए एक ऐसी ढाल है। और हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक मियाँ हमजा शहबाज जब बैठे हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ पे उन्होंने 1-2 मीटिंग्स भी जो है उसमें वो बैठे, और फिर बहुत सारे जो वफाकी वुज़रा हैं ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पे हाज़िरी लगाई है, उनको खुशामदीद कहा है, उस पर अपनी खुशी का इज़हार किया है, बल्कि बहुत से वफाकी वुज़रा और MNAs इस बात पे खुश भी हैं और टाइम जो लेना चाहते हैं कि फ़ौरन उनकी भी हमजा शहबाज से मुलाकात हो जाए। तो इस वक्त अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो अंदर की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त जो 6th फ्लोर है वो सबसे मसरूफ़ जगह बन चुकी है। और अब मैं इसको इसलिए खुशहाल समझता हूँ कि जब वहाँ पे हमजा शहबाज बैठेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोगों के मसाइल हल करने में मावन साबित होंगे, कारकुन की भी, एक आम कारकुन की भी उन तक रसाई होगी। वो सखर में बैठा हो, वो मुजफ्फराबाद में बैठा हो, वो कोहाट में बैठा हो, वो या लाहौर से ताल्लुक़ रखता हो या वो चमन से हो, जब वो ये समझेगा कि मैं वज़ीर आज़म हाउस तक रसाई रखता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो लाजमी उनको बूस्ट मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि बड़ी बेहतरी आ सकेगी। अच्छा इमरान साहब, एक तो मरी में भी बड़ी अहम बैठक हुई थी जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई और आला सियासी क़यादत भी मौजूद थी, उस बैठक का भी अहवाल बताएं। देखिए असल में उसी बैठक में ही ये फैसला किया गया था
कि हमजा शहबाज को एक्टिव किया जाए। हमजा शहबाज को जब से ये हुकूमत बनी है उस वक्त से बहुत कोशिश की जा रही थी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अपनी भी ख्वाहिश थी कि हमजा शहबाज एक्टिव हों, सियासत में अपना किरदार अदा करें। आप ये देखें कि जब कभी भी मुस्लिम लीग नून पे और शरीफ फैमिली पे कोई उफ्ताद पड़ी है तो ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ एक ही शख्सियत है जिनका नाम हमजा शहबाज है कि उन्होंने ही सारी मुश्किलें बर्दाश्त, लेकिन हमजा शहबाज बाद वजूहात की बिना पे एक्टिव नहीं हो रहे थे। अच्छा, तो उसी मीटिंग में, उसी बैठक में फिर ये फैसला किया गया। मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे उस मीटिंग में, मरियम नवाज साहिबा भी थी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी थे कि किसी तौर भी हमजा शहबाज को एक्टिव किया जाए ताकि मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह फूंकी जा सके। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा इमरान साहब, हमने सुना है कि उन्होंने पंजाब की सदारत के लिए कोई शर्त भी रखी थी, इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, मियाँ हमजा शहबाज को जो लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो हमजा शहबाज वैसे तो खुद भी मौसीकी पसंद भी करते हैं और खुद अच्छा गा भी लेते हैं। तो वो गाना ना जिसका वो मिसरा आपने सुना होगा कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, तो हमजा शहबाज ऐसी शख्सियत है जो शर्तों पे प्यार नहीं करते। अच्छा। उन्हें किसी ओहदे का लालच नहीं है। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं ज़ाती आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि वो शख्सियत, वो बंदा, वो ऐसा है ही नहीं जो ओहदों के पीछे भागे। अच्छा। लिहाजा ये कहना कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की उन्होंने कहा मुझे सदारत दे दें, ऐसी बात नहीं है। उनको ये ऑफ़र कई दफ़ा की गई है और बहुत सारे ओहदों की ऑफ़र की गई है, लेकिन वो सिर्फ एक ही ओहदा हासिल करना चाहते हैं और वो है अवाम की खिदमत का, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत का। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं, ठीक है आपने बड़े बेहतर और मौसर अंदाज में हमें बताया हमजा शहबाज के बारे में। इमरान साहब, पीटीआई के बारे में आपकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक जलसा होने जा रहा है 5 अगस्त को और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक लाहे अमल तैयार कर लिया है। तो क्या लगता है आपको ये जलसा मिलने की इन्हें इजाज़त मिलेगी? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली मीनार पाकिस्तान में। क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन होगी नेक्स्ट? देखिए, बात यह कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बुनियादी तौर पे मामला ये है कि उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने ये कोशिश की और ऐलान किया कि हम जलसा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो जलसा हो नहीं सका। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह के हालात हों कि जिनमें उन्हें इजाज़त मिल जाए। और पीपल्स पार्टी के जलसे की आपने बात की, तो ये तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनकी इज्जत बच गई। मीनार पाकिस्तान पे ये जलसा अगर करते भी तो इनसे अभी वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे नहीं होने थे। गवर्नर हाउस में कन्वेंशन हो जाएगा, इनकी भी इज्जत रह जाएगी। अच्छा। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, हाँ वो आज भी अगर पूरी तरह से जलसा करें तो मीनार पाकिस्तान में वो कामयाब जलसा कर सकते हैं, लेकिन उनके लोग खुद जो लीडरशिप है वो ही गायब है। बिल्कुल। अब कारकुन बेचारा क्या करे, वो इमरान खान की मोहब्बत में अकेला तो नहीं जा सकता, उन्हें मुतहरक करना होता है। जलसे के इंतजामात पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कौन करेगा? लिहाजा वो कहते हैं चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। मुझे नहीं अभी लगता कि तहरीक इंसाफ को बड़ा जलसा कर सके। अच्छा इमरान साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान बड़ी नोक-झोंक चल रही है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच कर रहे थे, तो ये सारा सिनेरियो सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरे लिए तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप देखें कि कश्मीर में इतना सा इलेक्शन है और वो भी हिस्सों में हो रहा है। अल्लाह करे कि वहाँ पूरी तरह से अमन हो और पूरा जो है ना, कश्मीरी लोग बड़े पुरअमन लोग हैं। जो शरपसंद वहाँ पे अनारकी फैला रहे हैं, अल्लाह उनको गारत करे, उनको हदायत दे। ये मामला बड़ा ही दुख वाला है। दूसरी बात ये रहेगी आपकी, तो मेरी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में ना मुस्लिम लीग नून के रिजल्ट पे इतनी नज़र है ना पीपल्स पार्टी पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि IPP को क्या मिलेगा। क्योंकि IPP को जिस तरह से वहाँ पे आप सरदार तनवीर इलियास को पहले शामिल किया गया, फिर उन पे एक हमला हुआ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से उनको सीटें मिली, तो इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो ये है कि क्या उन पे वो हाथ आ चुका है, क्या उनको वो गैबी मदद मिल चुकी है, क्या अलीम खान साहब ने जो पत्ते अपने वजीर आला बनने के वक्त वो नहीं खेल सके थे,
क्या वो पत्ते खेल लेंगे और वो वहां पे अपनी हुकूमत बना पाएंगे? तो ये बड़ा इलेक्शन इंटरेस्टिंग है। हो सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ते रह जाए और आईपीपी कोई कमाल दिखा दे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन इंटरेस्टिंग है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ही मियां नवाज शरीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा कि मैं अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो उस ख्वाहिश को आप किस तरह से देखेंगे कि पूरी हो सकेगी उनकी? नहीं, वो ख्वाहिश नहीं थी, असल में वो उनका प्यार था। अच्छा। वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि भैया मैं तो आप लोगों से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हम जीत गए तो मैं मियां शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे आपका वजीर आजम बना दे। वो उनसे अपनी मोहब्बत शो कर रहे थे, वो इस तारे के तौर पे ये बात कह रहे थे। ठीक है, देखते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से सरगर्म है, इस सारी सिचुएशन को हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में आपको बताते भी रहेंगे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, ज़मीनी शोरेआब में लिथियम धात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान कीमती मादनियात से मालामाल मुल्क है और ज़ेर ज़मीन दरियाफ्तों का सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ब्राइन वाटर फॉर्मेशन में लिथियम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। ये कितनी बड़ी दरियाफ्त है, इससे लिथियम बैटरियों की प्रोडक्शन में किस हद तक मदद मिलेगी, सारे मामले को डिस्कस करते हैं। अब्दुल हनान, जियो साइंटिस्ट, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ये जो वाटर फॉर्मेशन में से लिथियम की मौजूदगी की दरियाफ्त का कहा जा रहा है, कितनी बड़ी दरियाफ्त है ये, और इसे किस हद तक आप समझते हैं कि लिथियम बैटरियों की प्रोडक्शन में बूस्ट मिल सकता है? इस सारे मामले पर हमें बताइएगा। ये जो ओजीडीसी की रीसेंट पायलट प्रोजेक्ट था लिथियम थ्रू दी फॉर्मेशन वाटर, इसमें आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में लिथियम के मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं। कुछ लिथियम अकरेंसीज ऐसी होती हैं जो कि हार्ड रॉक में होती हैं। ये वो एरियाज हैं जो कि चित्राल में हैं, स्कर्दू में हैं या बलूचिस्तान में है। कुछ लिथियम ऐसा अकरेंस होती है जो कि हमें जो सॉल्ट ब्राइन्स होते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं, उनके अंदर मिलता है। और इसका एक बहुत बड़ा जखीरा 1962 में सॉल्ट रेंज के अंदर एक वेल था, दरियाला वेल, जिसको उस वक्त की कंपनी अटाक कंपनी में ड्रिल किया सॉल्ट ऑयल के चक्कर में। लेकिन जब वेल ड्रिल हुआ तो वो वेल एक्सप्लोड कर गया और उसके बाद 2014 में एक यूके की फर्म आई थी, एशियन प्रीशियस मिनरल लिमिटेड, जिन्होंने प्रॉपर पोटाश ब्राइन को निकालने के लिए प्रोसेसिंग की थी। और पोटाश ब्राइन दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम की अकरेंसीज होती है। ओजीडीसी ने रिसेंटली, इनका एक प्रोजेक्ट था जो कि उनके, हमें पता है कि दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जा रही है। सो हमारी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं सिंध के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जब हम ड्रिलिंग करते हैं। तो उस टेम्परेचर की वजह से फॉर्मेशन में जब हम हाइड्रोकार्बन निकालते हैं, ऑयल एंड गैस के साथ वाटर भी होता है जिसको हम फॉर्मेशन वाटर कहते हैं। सो ये फॉर्मेशन वाटर डिफरेंट रॉक्स के अंदर से मूव होके आता है और ये लिथियम को कैरी करता है। सिंध के केस में एक हमारी क्रिटेशियस एज की फॉर्मेशन है, लोअर गोरू फॉर्मेशन, और उसकी मैसिव सैंड्स हैं जिसके अंदर ये फॉर्मेशन वाटर को ओजीडीसी ने पायलट प्रोजेक्ट करी। और आपको बताता चलूं, ये जियोथर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट था जिसमें वेल को ड्रिल किया गया और हॉट वाटर को सरफेस पे लाया जाएगा और उसे एनर्जी रिटेन करके दोबारा उस वाटर को रीपम्प कर दिया जाएगा। तो जब इस प्रोसेस को किया गया तो इसमें लिथियम की अकरेंसेस मिली। और ये लिथियम जब हम ग्लोबल पार्टनर्स को देखते हैं, यूएस में, यूरोप में, जो कि कमर्शियल इसी तरह के प्रोसेस से लिथियम पाया जाता है, सो इस रिजल्ट इनके रिजल्ट्स में लिथियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा पायलट प्रोजेक्ट है और इसका देखें होगा क्या, एक दिन में तो नहीं बनेगा। ओजीडीसी पहले इसको एज अ प्रूफ ऑफ रिसोर्स इस पे प्रॉपर काम करेगा, इस पर ड्रिलिंग करेगा और इसके बेस्ट रिजल्ट हासिल करेगा मल्टीपल वेल के अंदर। अब्दुल हनान साहब, ओजीडीसी के जो आला हुकाम है उनका तो ये कहना है कि अपनी नवीयत की ये पाकिस्तान में पहली दरियाफ्त है, जिसके बाद हमारा मुल्क भी उन ममालिक की सफ में खड़ा हो गया है, शामिल हो गया, जो जियोथर्मल शराब को लिथियम के मुमकिना और कीमती जरिए के तौर पर तलाश कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी पेशरफ्त है, इससे सरमायाकारी, मादनी शोबे की तरक्की और साफ तवानाई के मंसूबों की नई राहें खुल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, देखें ये लिथियम का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन होगा। इसमें आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं कि आमतौर पे ये होता है कि ऐसे वेल्स जहां पे लिथियम होता है तो उसके लिए इंडिजीनियस एनर्जी लगानी पड़ती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के 2-in-1 फायदे हैं कि जो हम पहले वाटर को निकालेंगे उससे हम एनर्जी हासिल करेंगे जो कि जियोथर्मल एनर्जी है,
और उस एनर्जी के बाद उस वाटर में से लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और फिर जो एक्सेसिव रिमेनिंग वाटर है इसको जमा नहीं किया जाएगा, इसको नियर बाय वेल में दोबारा पंप कर दिया जाएगा। तो एक साइकिल बनेगा जो कि सस्टेनेबल साइकिल है। और ये ओजीडीसी की इस नौयत की पहली सस्टेनेबल डिस्कवरी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और इसको अगर रिटेन किया जाता है तो इसमें बहुत बड़ा एसेट मौजूद है। हमारी बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें वाटर मौजूद है, और वाटर के साथ ब्राइन और एक एग्जांपल मैंने आपको सॉल्ट रेंज की भी दी है, जहां पे अभी हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे थे जिसने सॉल्ट को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो वो एक बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है। तो ये वो चांसेस हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने के चांसेस। और अभी रिसेंटली जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनके साथ फॉरेन कंपनीज के डिफरेंट मायदों पे बातें हुई हैं, जिसमें यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, जिसमें अमेरिकन फर्म्स हैं जो कि इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। और अच्छा अगर इस तरह के प्रोजेक्ट अब्दुल हन्नान साहब, आपने आलमी जो हैं आलमी ताकतें, कंपनीज, इनकी इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये फरमाइएगा कि ज़राए तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तवानाई और नायाब मादनियात के शोबों में आलमी कंपनियाँ जो है वो सरमायाकारी करना चाहती हैं, ना सिर्फ बल्कि इस पे हुकूमत के साथ इत्तफाक भी हो गया। जबकि हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन से ज़्यादा की मादनियात हैं, 6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की। तो आप क्या समझते हैं कि इन आलमी कंपनियों के आने से वाकई ही सूरत हाल बेहतर होगी? रिसेंटली जो 2-3 कंपनीज के बहुत रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात हुई, उसमें एक मॉर्गन ह्यूज एनर्जी है और एक तिजारा कैपिटल है। ये दोनों कंपनीज बलूचिस्तान में ऑलरेडी क्रिटिकल मिनरल्स पे काम कर रही हैं। इसी तरह एक और फॉरेन कंपनी है वाइटल एशिया, जो कि बंकरिंग ऑपरेशंस प्रोवाइड करती हैं गवादर पोर्ट के अंदर। और पाकिस्तान में जो हमारी मिनरल एसेट्स की टेंटेटिव प्राइसिंग है, जैसे आपने $6 ट्रिलियन कहा, बेसिकली जब हम किसी पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाते हैं। ये उससे ज्यादा भी हो सकती है, और एज अ कंसल्टेंट, एज अ रियलिस्टिक प्रोफेशनल हम रिलाई करते हैं प्रैक्टिकल चीजों पे। रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जेमस्टोन के ऊपर, सो उसमें भी जो जेमस्टोन की मालियत है वो कि $460 बिलियन की इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली वो 6 ट्रिलियन हो या 4 ट्रिलियन हो, अच्छा अमल ये है कि तमाम इदारे उस राइट पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं। देखिए, जिस तरह से अभी आपने जेमस्टोन की बात की कि इसकी बरामदात को $50 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है, क्या समझते हैं जेमस्टोन बरामदात में इजाफा किस तरह से मुमकिन है? जनाब, अगर हम टेंटेटिवली देखा जाए, जो अभी जो हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो एस्टिमेटेड प्राइस बताई है वो तकरीबन बताई कि पाकिस्तान में 450 बिलियन वर्थ इक्विवेलेंट के जेमस्टोन मौजूद हैं। जबकि हमारी एनुअल जो एक्सपोर्ट है वो $5 to 6 मिलियन है, जो कि जस्ट 0.3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है। सो वी आर लैकिंग बिहाइंड 95%। और 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि इसको हम 500 से 600 मिलियन तक ले जाएं। इस पॉलिसी में आपको बताता चलो कि बेसिकली पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट था, जेम्स एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट, जो कि 2019 में बंद हो गया। अब गवर्नमेंट ने उसी को मर्ज करके नेशनल वारंटी ऑफिसर बना दिया गया। इसमें 3 पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने फॉर्मलाइजेशन कर दी जेमस्टोन इंडस्ट्री की, ग्रोथ और वैल्यू एडिशन करेंगे, और उसके साथ ग्लोबल कम्पिटिटिव को यूटिलाइज करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मॉडल जेमोपोलिस श्रीलंका का है। वो लोग क्या करते हैं, जेमस्टोन को पॉलिश करते हैं, कट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। इंडिया के अंदर एनुअली $16 बिलियन की प्रॉफिट शेयर होता है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ जेमस्टोन है, बाकी सारे एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपको बताते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट रूबीज हैं, नीलम है, सफायर्स हैं और टोपाज हैं। सो हमें जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में कट एंड पॉलिश टेक्नोलॉजी, लोगों को अवेयर करना कि जेमस्टोन की वर्थ क्या है, और माइनिंग मेथड, बेसिकली जेमस्टोन जनरली 40 to 50% डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सी अवेयरनेसेस है जो कि इस पॉलिसी का पार्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिशन कर दी। कोई भी जेमस्टोन है उसको एक स्पेसिफिक QR कोड होगा जिसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल बैंक और ट्रेड्स डिपार्टमेंट है एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो 5 साल की पॉलिसी है, देर आए दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा अमल है। और एक जेमस्टोन एक ऐसा सेक्टर है जो कि वाकई शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अच्छा अब्दुल हन्नान साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि वैल्यू एडिशन से हम इस काबिल हो जाएंगे 6 महीने साल में कि हम आलमी मंडियों में
जो है फिनिश प्रोडक्ट पेश कर सकें और फिर वहाँ से उस पे मुनाफा भी कमा सकें और अपने लिए, मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी कमा सकें? इमरान साहब, जनरली 6 माह या साल का टाइम तो बहुत कम है, क्योंकि देखें सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान में जो जेम इंडस्ट्री है, अगर आपको बताऊं, ये जो लोग रूटीन में जेम स्टोन को माइन करते हैं वो 15,000 फुट 20,000 फुट बुलंदी पे वाक़ वो वेन्स है जहाँ पे जेम स्टोन का निकाला जाता है। क्योंकि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो लोकल माइनर, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, टूल्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तो इसमें 2-3 साल लग सकते हैं। और वैल्यू एडिशन से मुराद अब गवर्नमेंट ने एक इंडिजीनियस एक लैब डेवलप कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जहां पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आएगी, वो मशीनरी में इम्प्लीमेंटेशन होगी। और वैल्यू एडिशन तब होती है जब अपने फिनिश प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं, उसमें उसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है जेमस्टोन की, उसमें जितने फेसेस या कट्स आएंगे या उसका जो नगेट वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि अगले 3 सालों में अगर इस पॉलिसी पे अमल दरामद होता है तो हम एक ग्लोबल चेन में बहुत जल्दी, क्योंकि एनविलिन, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छे जेमस्टोन्स हैं और पूरा यूरोप और वेस्ट पाकिस्तान से जेमस्टोन को लेके जाके वेस्टर्न मार्केट में डबल ट्रिपल कॉस्ट पे इसको सेल करते हैं। तो यही अगर रिसोर्स पाकिस्तान में डेवलप होता है, इट इज अमंग वन ऑफ द सेक्टर जो कि हमारा कॉपर का है, गोल्ड का है, ये एक वो सेक्टर है जिसपे पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। इस मामले में जाहिर है अगर कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, उन पर अमल दरामद हो सके तो पाकिस्तान ग्लोबली एक्सीड कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल हनान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।